Namaste and welcome to Bodhi News, precise and time saving. This is the issue for 21st of December 2016. संक्षिप्त व सारगर्भित बोधि समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंक 21 दिसंबर 2016 से संबंधित रहेगा। बोधि समाचार आप तक लेकर आए हैं बोधि बूस्टर, द नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। वी थैंक यू फॉर द टेरिफिक रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग फॉर आवर नॉलेज साइट्स bodhibooster.com और समानांतर नॉलेज पोर्टल hindi.bodhibooster.com। पीटी एजुकेशन और पीटी IAS एकेडमी की टीमों ने इन प्रोजेक्ट्स पर बहुत कड़ी मेहनत की है। उम्मीद करते हैं कि आपको लगातार नए रिसोर्सेस हम इसमें दे पाएंगे। स्टार्टिंग विद द इश्यू ऑफ बोधि न्यूज फॉर टुडे, वी हैव ब्रॉट some amazing articles and editorials from you from across some of the best newspapers in India. तो आज देखें कि हमारे 5 editorials कौन से हैं। The 5 editorials that we are going to analyze in depth today are: Number 1, comprehensive analysis, Donald Trump and world politics. विस्तृत विश्लेषण, डोनाल्ड ट्रंप और विश्व राजनीति। बहुत गहराई में जाके हम एक अति महत्वपूर्ण पद पर पहले विराजमान रहे व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर सा लेख आपके लिए विश्लेषण करेंगे। सेकेंड, इलेक्शन फंडिंग इन इंडिया, द राइट वे टू डू इट। भारत में चुनावों का निधियन सही तरीका क्या हो। चूंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद चुनावों की फंडिंग से जुड़े भ्रष्टाचार पर अब पूरी जनता की निगाहें हैं, तो यह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण लेख होगा। थर्ड, NDA 2 गवर्नमेंट, 2 years left for achievable goals। अब मोदी सरकार के पास वस्तुतः केवल 2 साल ही बचे हैं। लेखक इस लेख में बताएंगे कि वो कौन से 4 लक्ष्य हैं जो अभी भी यह सरकार चाहे तो पूरा कर सकती है। फोर्थ, मिलिट्री चीफ से सिलेक्शन प्रोसेस, द राइट वे टू डू इट। जैसा कि सबको पता है, हाल के समय में सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर विपक्षी दलों ने विवाद और सवाल खड़े किए हैं। लेखक बताता है कि सेना प्रमुखों की चयन प्रक्रिया को कैसे बनाया जाए कि कभी विवाद न हो सके। यह बहुत अच्छा आर्टिकल है। और आखिरी हमारा आज का लेख एक कॉन्ट्रेरियन पर्सपेक्टिव है। जब से डीमोनेटाइजेशन की डिबेट भारत में 8 नवंबर की रात्रि से शुरू हुई है, विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा लक्ष्य अब बताया जा रहा है कैशलेस सोसाइटी का निर्माण। लेखक हमें बताएंगे किस प्रकार डिजिटल की पूरी संरचना फिजिकल होती है। दिस इज अ कॉन्ट्रेरियन पर्सपेक्टिव वेयर द ऑथर विल टेल अस हाउ डिजिटल is built on a foundation of physical, so there is a big hidden side of cashless. In keeping in tune with our approach of being objective, absolutely fact-based, and presenting multiple perspectives, Bodhi News has become a favorite destination for those looking for comprehensive but unbiased analysis. Bodhi News का संपूर्ण प्रयोग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुमूल्य सिद्ध हो सकता है। हमारी मेन साइट है news.bodhibooster.com, जहां पर आपको प्रतिदिन इस तरह के एनालिसिस मिलेंगे जिसमें डाउनलोडेबल लिंक्स भी होते हैं। Make full use of this. We start with the analysis now. These are the various topics related to these 5 issues. तो जब आप ये एनालिसिस पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और लिखेंगे, इन विषयों पर आपकी तैयारी होती जा रही है। आई होप दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। Here is the first article for today, The World According to Trump. द हिंदू अखबार में छपे इस लेख में श्याम सरन जी कहते हैं, द प्रोनाउंसमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ द US प्रेसिडेंट इलेक्ट सजेस्ट द बैलेंस ऑफ आउटकम्स में बी पॉजिटिव फॉर न्यू दिल्ली बट इट इज अर्ली डेज येट। अर्थात ट्रंप के अनुसार विश्व अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनके द्वारा की गई घोषणाओं और नियुक्तियों से ऐसा लग तो रहा है कि जितने भी अब परिणाम आएंगे कुल मिलाकर भारत के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी हम कुछ ना कहें। बेहद खूबसूरती से लिखा हुआ ये आर्टिकल बहुत बैलेंस्ड आर्टिकल है। आइए एनालिसिस शुरू करें। गेट योर बोधी न्यूज नोटबुक रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। डोनाल्ड ट्रंप इज अ रैंक आउटसाइडर हु स्टन्ड एवरीवन विद अ विक्ट्री। तो इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे
ऑथर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूर्ण रूप से व्यवस्था के लिए बाहरी व्यक्ति थे। रैंक आउटसाइडर मीन्स अ पर्सन हु हैज हैड नो प्रायर डीप कनेक्शन विद अ सिस्टम इन विच ही अल्टीमेटली कम्स टू ट्रायम्फ। तो इसके इंप्लीकेशंस अब भारत के लिए क्या क्या होने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी विजय से सबको विमूढ़ कर दिया। सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप्स कैंपेन प्रोमिसेस वर आउटरेजियस एंड इम्प्रॉबेबल। अपने चुनावी अभियान में ट्रंप साहब के वादे बड़े बेरहम सुनाई दे रहे थे और असंभव थे। नंबर 1, ये वादे कौन से थे, एक एक करके फिर से देख लें। द एंटी इमिग्रेंट मैक्सिकन वॉल, मेक्सिको और अमेरिका की सीमा पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाने का इरादा है ताकि वहां से आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लग जाए और इसका पैसा भी मेक्सिको से वसूल किया जाएगा। सेकेंड, डिपोर्टिंग इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध अप्रवासियों का निर्वासन, और ऐसे लाखों में हैं। सिर्फ भारत में ही इलीगली बांग्लादेशी नहीं रह रहे हैं, अमेरिका में भी इलीगली मैक्सिकन्स रहते हैं, ऐसा अमेरिका का दावा है। थर्ड, पेनलाइजिंग चाइना फॉर इट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनेक प्रकार की व्यापार पद्धतियों और प्रथाओं हेतु चीन को दंडित करना। युआन का आर्टिफिशियल बैलेंसिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ युआन इज वन ऑफ देम। उसके अलावा भी और बहुत से मुद्दे हैं। उस मुद्दे को हमने अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पर, अलग अलग अंकों में एनालाइज किया है। आप देखते चलिए। बोधी न्यूज का संपूर्ण फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसको बहुत रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो आपकी रिसोर्स लाइब्रेरी बहुत रिच हो जाएगी। फोर्थ, मेकिंग यूएस एलाइज पे मोर फॉर ओन डिफेंस, जितने भी अमेरिका के मित्र देश हैं उन्हें खुद की सुरक्षा जो अमेरिका प्रदान कर रहा उसे तू ज्यादा पैसा लिया जाना। ये चारों क्या हैं? चुनावी वादे। ट्रंप क्रिटिसाइज वॉल स्ट्रीट अर्लियर। वॉल स्ट्रीट का मतलब है द बिग कैपिटल, द हाई स्ट्रीट कैपिटल, the huge corporations which have been often criticized for paying less taxes in America। तो ट्रंप ने पहले तो इन सभी कंपनियों की, कॉर्पोरेट अमेरिका की बहुत आलोचना की, हालांकि वो खुद एक बड़े अमीर बिजनेसमैन रहे हैं। बट 3 of his appointments gave a contrary situation signaled। एक विपरीत परिस्थिति उनके वादों के अनुसार बनी जब उन्होंने ऐसी नियुक्तियां की जो कॉर्पोरेट विश्व से ही आई हैं। गैरी कोहन फ्रॉम गोल्डमैन सैश, ही हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ NEC। विल्बर रॉस जो एक अरबपति हैं, उन्हें कॉमर्स डिपार्टमेंट का मुखिया बना दिया गया है। स्टीव मंचिन जो गोल्डमैन सैक्स नामक कंपनी में पहले काम करते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उन्हें अब ट्रेजरी सेक्रेटरी बना दिया है। भारत में एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन रेवेन्यू सेक्रेटरी की होगी, राजस्व सचिव, लेकिन वहां सेक्रेटरी का मतलब भारत का मिनिस्टर, तो राजस्व मिनिस्टर यानी एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं। अब ये तीनों क्योंकि कॉर्पोरेट से हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप शायद अपने वादे थोड़े थोड़े बदल सकते हैं। समझ गए क्यों ये नाम बताए गए? फोर्थ, 2 vocal climate change deniers and fossil fuel industry supporters will lead the EPA and energy secretary posts। 2 ऐसे लोगों को इतने महत्वपूर्ण पदों पर ट्रंप ने नियुक्त किया है जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे इंकार करते हैं, बड़े मुखर रहे हैं, और जीवाश्म ईंधन के समर्थक रहे हैं। फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। एक को तो बना दिया EPA का प्रमुख, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, बहुत पावरफुल एजेंसी अमेरिका की EPA, और दूसरों को बनाया गया एनर्जी सेक्रेटरी, अर्थात एनर्जी मंत्री, बेसिकली ऊर्जा मंत्री। भारत में कौन है ऊर्जा मंत्री? नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो हु इज द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। पेरिस एग्रीमेंट इज इन डेंजर, द नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन NDCs में वेपोराइज। पेरिस समझौता अब खतरे में दिख रहा है। हिंदी में हमने पॉइंट्स को थोड़ा अंदर की तरफ भी एडजस्ट किया जगह कम होने से। पेरिस समझौता क्या था? राष्ट्रों ने वॉलंटरीली ये कहा था हम अपना कार्बन का उत्सर्जन एक सर्टन नेशनली डिटरमिन्ड लेवल तक लेकर आ जाएंगे, NDC। ये सब एक एक मार्क के क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदान NDC अब हवा हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पेरिस एग्रीमेंट को मानने से इंकार कर दें, ऑल्दो इट वाज नॉट लीगली बाइंडिंग इन एनी केस। बैड ओमेन फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज फ्यूचर परहैप्स। इंडिया हैज ऑलरेडी मेड दैट अ मेजर एजेंडा। नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य के लिए शायद एक खराब सिग्नल हो सकता है, और भारत ने तो उसे अपना एक प्रमुख एजेंडा बना ही लिया है। एस्टन कार्टर को बनाया गया ओबामा का, जो ओबामा के डिफेंस सेक्रेटरी थे, सॉरी एस्टन कार्टर यानी ओबामा के रक्षा मंत्री,
वे भारत के लिए बहुत अच्छे थे, ही वॉज वेरी गुड फॉर इंडिया। द न्यू वन इन इज जनरल जेम्स मैटिस, जो कि एंटी जिहादी हैं। तो जिहाद का भरपूर विरोध करने वाले एक सेना के अधिकारी जनरल जेम्स मैटिस को अब रक्षा मंत्री बना दिया गया, डिफेंस सेक्रेटरी। तो भारत को सरसरी तौर पर तो लग रहा है, ऑन अ कर्सरी लेवल और अ सुपरफिशियल लेवल, वील बी हैप्पी दैट ही इज गोइंग टू फाइट टेररिज्म, बट America traditionally has used Pakistan to fight the jihadi forces emanating from the Pak-Afghan border, AFPAK as it is called. तो भारत को मदद मिलेगी या पाकिस्तान फिर से अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा? ये भू राजनीति का बहुत जटिल पहलू है। जियो पॉलिटिक्स बहुत अजीब होता है। एक बेसिक रूल बता देता हूं, देयर आर नो फ्रेंड्स और एनिमीज इन जियो पॉलिटिक्स, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। जो भी देश इस नियम को भूल जाता है उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए आपने इस स्टेटमेंट से क्या सीखा। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कमेंट सेक्शन को एनरिच कीजिए, दूसरे लोगों को भी उसका लाभ लेने दीजिए और आप दूसरे लोगों की विद्वत्ता का लाभ लीजिए। आई होप आई स्टार्ट गेटिंग अ गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट ऑल्सो ऑन द वेबसाइट news.bodhibooster.com। आगे चलते हैं। रेक्स टिलर्सन, इस पर हमने 2 बार पहले बात की है बहुत विस्तार में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अर्थात वहां के विदेश मंत्री, ही इज एन ओल्ड रशिया हैंड। वो पुतिन साहब के पर्सनल मित्र भी रहे हैं और एसो मोबिल के चेयरमैन, तो उनके हाथ में तो बहुत ताकत भी रही है एनर्जी को लेकर। सो ट्रंप वांट्स फ्रेंडशिप, एटलीस्ट नॉट एनिमोसिटी विथ रशिया, अर्थात ट्रंप रूस से बहुत अच्छी दोस्ती शायद चाहते हैं, कम से कम दुश्मनी तो नहीं चाहते। ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि अब भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ दोस्ती निभा सकता है। फिलहाल क्या हो गया है, चीन की ऊर्जा जरूरतों की वजह से चीन ने रूस की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। अमेरिका से तलकी के चलते रूस अमेरिका से दूर होता गया और बीजिंग के करीब जाता गया, जिस वजह से शायद ऐसा अब संदेह जताया जा रहा है कि चीन ने ही रूस पर दबाव डाल के अपनी जीरो सम गेम दक्षिण एशिया नीति के तहत रूस को पाकिस्तान के करीब लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है। तो भारत के लिए बहुत खतरे के सिग्नल पिछले 6 महीने से लगातार मिल रहे थे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को कई बार दोष भी दिया गया। लेकिन जो बड़ा मुद्दा पर्दे के पीछे का था उस पर कई एनालिस्ट ने कभी बात ही नहीं की। चाइना बीइंग अ मेजर कमोडिटीज परचेजर एंड एन एनर्जी परचेजर, रशिया बीइंग अ मेजर कमोडिटीज एंड एनर्जी सप्लायर, both of them came together because of that, and Russia further came closer to Beijing because of its animosity with America due to the Ukraine issue, which initially started because of the Baltic nations going into European Union and spreading Russophobia. आप देख रहे हैं ना कैसे cause and effect, cause and effect, cause and effect. And finally China, this is a suspicion, one doesn't know because these things can never be officially confirmed or rejected or denied. And finally China pressurizing Russia to become friends with Pakistan. तो ये एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड चल रहा है। आई होप अब आपको ये पूरी तरह से क्लियर है। यूक्रेन क्राइसिस हैड फोर्स्ड यूएस एंड ईयू, अभी आपको समझा दिया मैंने। ट्रम्प्स फोन कॉल टू ताइवान प्रेसिडेंट साई इंग-वेन क्रिएटेड ह्यूज प्रेशर ऑन बीजिंग, क्योंकि बीजिंग अर्थात चीन पिछले 40 सालों से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वन चाइना पॉलिसी पर दबाव डालता रहा है। अब अमेरिकी चीन रिश्तों में अगर ये तनाव आया तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर शायद हो। पॉइंट नंबर 12 आपको फिर बता रहा है कि दुनिया में कैसे हर अच्छी चीज का एक ऐसा पहलू होता है जो थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। तो थिंग्स टेंड टू बैलेंस देमसेल्व्स आउट। लिमिट्स ऑन H1B वीसा विल हर्ट इंडियन आईटी कंपनीज। भारत के सस्ते प्रोफेशनल्स H1B वीसा के तहत अमेरिका जाते रहे, उनको ट्रंप ने बोल दिया लिमिट कर देंगे। लेकिन टीपीपी स्क्रैपिंग इज वेरी गुड, ट्रांस स्पेसिफिक पार्टनरशिप, ट्रंप को कभी पसंद ही नहीं आई। अब टीपीपी में भारत को हिस्सेदार ओबामा ने नहीं बनाया था, जिससे भारत पर वैसे ही बहुत दबाव था। तो अब अल्टीमेटली श्याम चरण साहब द हिंदू के इस लेख में हमें एडवाइस कर रहे हैं भारत सरकार को, अर्थात इंडिया मस्ट क्विकली वर्क टू गेट द RCEP कंक्लूडेड एंड अप्लाई फॉर द एपेक मेंबरशिप अगेन। कमेंट्स में जरूर हमें बताइए RCEP क्या है और APEC क्या है, देखते हैं कितनों को पता है। उम्मीद करता हूं पहला एनालिसिस आपको अच्छा लगा। बोधी न्यूज नोटबुक बनाते चलिएगा, बहुत आवश्यक है। यदि आपको विदेश राजनीति पर और समझना है तो आपके लिए बोधी बूस्टर वेबसाइट पर टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम का ये लेख पूरी तरह से तैयार है, इसे आप अवश्य पढ़िएगा। इसको क्लिक करके खोल लीजिएगा, बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी। और वैसा का वैसा लेख हिंदी बोधी बूस्टर पर आपको विश्व राजनीति के विवर्तनिक परिवर्तन, और अंदर जाएंगे तो और लेख मिलेंगे, उनकी लिंक्स मिलेंगी। सो बिकम अ गुड लर्नर बाय यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिवली। Good news, Bodhi Bhasha has been launched.
बोधी भाषा पोर्टल शुरू हो गया है। इजी, स्पॉन्टेनियस, प्रैक्टिकल, सरल, सहज, उपयोगी तरीके से अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए, जिसकी बहुत डिमांड हमारे पास लगातार आ रही थी। इसके वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल बोधी बूस्टर पर लॉन्च हो चुके हैं। पूरा फायदा लें। इजी, स्पॉन्टेनियस, प्रैक्टिकल। अगले लेख पर चलते हैं। ईसी ग्रैब्स द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। क्या चुनाव आयोग ने चुनावी फंडिंग को लेकर बिल्कुल गलत दिशा में अपने सुझाव देना शुरू किए हैं? बहुत ही अच्छा और तकनीकी लेख। देखिए, भारत में जब से डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण हुआ है तो सभी लोगों का यह कहना है, इंक्लूडिंग अस, दैट विदाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विमुद्रीकरण का कोई लंबे समय तक अर्थ नहीं रह जाएगा। इस पर हमने हमारी 2 बोधियों में बहुत विस्तार से बात की है। विमुद्रीकरण और कालाधन बोधी 1, विमुद्रीकरण और कालाधन बोधी 2। Demonetization 1 and 2 we have spoken at length, and recently even in the GST Bodhi which we uploaded we have spoken at length on this। वस्तु और सेवा कर पर हाल के एक बहुत ही विस्तृत लेख में हमने इस पर फिर से बात की है। सवाल यहां पर यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन समस्या की जड़ को समझ रहा है? तो अब एक एक करके इस मुद्दे को समझिए। यह आपको हर परीक्षा में बहुत मदद करेगा, हर ग्रुप डिस्कशन में मदद करेगा। Post demonetization the debate has now veered to electoral funding, as without that everything may be useless। देखिए, विमुद्रीकरण के पश्चात अब बहस का पूरा रुख चुनावों के निधियन की ओर मुड़ गया है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए बोधी बूस्टर पर दी गई हिंदी और अंग्रेजी बोधियों का संदर्भ ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड बैनिंग पॉलिटिकल डोनेशंस anonymous beyond rupees 2000, but this is a wrong solution due to misunderstanding of larger issues। देखिए, हुआ यह है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में, ये लेख आया कहां से वो भी समझ लीजिए, ये सुझाव दिया था कि भैया राजनीतिक दान अब 2000 रुपए से ऊपर गुमनामी नहीं हो सकते। अभी तक क्या कर सकते? पॉलिटिकल पार्टीज भारत में सबसे बड़ा फ्रॉड क्या कर रही हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के नियमों के तहत 20,000 रुपए से कम के आप अनुदान गुमनाम तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसा आरोप है राजनीतिक दलों पर, एडीआर जैसी संस्थाओं का। कमेंट में जरूर लिखिएगा एडीआर क्या है। एडीआर सबसे अच्छी संस्था है जो इन सब चीजों पर लगातार वर्षों से नजर बनाए हुए है भारत में। एडीआर कि ये राजनीतिक दल अनेक तरीकों से, दबाव से, भ्रष्टाचार से, यारी दोस्ती से, क्रोनी कैपिटलिज्म से बहुत बड़ी मात्रा में चंदा लेके छोटे छोटे टुकड़ों में 19,990 रुपए दिखा दिखाकर गुमनाम चंदे दिखा के बच जाते हैं। उसे तोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने यह सजेशन दिया दैट लेट अस मेक इट मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज नॉट टू बी एबल टू एक्सेप्ट एनोनिमस डोनेशंस बियॉन्ड रुपीज 2000। ऑथर कहता है कि यह सजेशन ही गलत है। क्यों? फोकस ऑन एक्सपेंडिचर नॉट ऑन इनकम। This is a wonderful suggestion. Maybe the election commission should really read this and learn from it. Maybe, I don't know. Best plan is one which focuses on expenditure and does not focus on income. ऐसा क्यों कहा ऑथर ने? ऑथर का यह कहना है कि भाई आप व्यय पर ध्यान लगाइए, आय पर नहीं, क्योंकि आय को लेके तो राजनीतिक दल लगातार झूठ बोलेंगे ही। तो क्या प्लान सजेस्ट किया जा रहा है? Every month, political parties must declare money spent at levels of polling booth, municipal ward, district, state and nation. Everything should be added up and include monies even spent by activists and well-wishers as well. राजनीतिक दलों पर यह बंदिश लगा दीजिए या ये अनिवार्यता लगा दीजिए कि आपको हर महीने, हर 30वें या 31वें दिन आपने पोलिंग बूथ स्तर पर, म्यूनिसिपल वार्ड के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर कुल कितना खर्च किया, और इसमें सब आपके शुभचिंतकों के खर्चे भी शामिल होने चाहिए। तो इससे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन अपनी एक टीम बना सकता है, एक पूरा ब्रांच बना सकता है, एक्सपेंसेस मॉनिटरिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इसमें झूठ बोलना बहुत मुश्किल होगा एक्सपेंडिचर में, क्योंकि एक पैन इंडिया एक्सरसाइज होने से इतना कोऑर्डिनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, आप हाथ में मोबाइल के जरिए क्लाउड में सारा डेटा लगातार एट द पॉइंट ऑफ एक्सपेंस स्टोर कर सकते हैं। तो यदि ऐसा हो गया तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए व्यय के स्तर पे झूठ बोलना असंभव हो जाएगा। तो इनकम के लेवल पर झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप वहीं पकड़े गए तो सारा फोकस वहां है। एक और सजेशन बहुत ही शानदार है, वर्थ इट वेट इन गोल्ड एट अ डीपर लेवल। पॉइंट नंबर 8, भारत में कॉर्पोरेट फ्रॉड कैसे रुक सकता है? ध्यान से देखो।
improve this suggestion will improve corporate governance and improve the bond markets. So companies can finance their needs more from the bond market rather than through bank loans. आज भारत में बैंकों का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के बाद का भ्रष्टाचार तो एक अलग ही स्तर का है, लेकिन हमेशा से गलत लोगों को लोन देना और फिर उसे सही तरीके से वापस नहीं लेना है बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स अर्थात गैर उत्पादक या अनुत्पादक आस्तियों का जो मुद्दा, भारत के बड़े बड़े बैंक डूब गए। राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोपी है कि भाई 8 लाख करोड़ का घोटाला क्यों? क्योंकि जो ये बैंक डूब रहे थे इनको जिंदा करने के लिए आपने आम जनता का पैसा ले लिया। ऐसा राहुल गांधी का आरोप है, जिसे मोदी सरकार ने पूरी तरह से नकारा है। ऑथर कहता है कि यदि ऐसा हो जाता है तो कंपनियां ज्यादा पैसा बॉन्ड मार्केट से पारदर्शी तरीके से एनालिस्ट की नजर में रहते हुए ले पाएंगी, और न कि बैंकों में घुस घुस के फ्रॉड करके बैंक लोन लेने के। सारी कंपनियां फ्रॉड नहीं करती हैं, जो भी करती हैं उनके लिए। तो यदि पॉलिटिकल पार्टीज कंपनियों पर अब दबाव ही नहीं बना पाएंगी क्योंकि एक्सपेंसेस की मॉनिटरिंग हो रही है, पूरी चेन समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा लेख है जो हमें बहुत कुछ बता गया। इसे आप नोट करके अपनी नोटबुक बनाते चलिए, हर जगह इस्तेमाल कीजिए। आगे चलते हैं। बोधी बूस्टर की सेवाएं आप तक लेकर आए हैं पीटी एजुकेशन और पीटीज आईएएस एकेडमी। हमारी वेबसाइट्स पर आपको और कई कोर्सेस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और फ्री सर्विसेज भी मिलेंगी। जो अधिक गहरे रिसोर्सेस सीखने और जानने के इच्छुक हैं, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड in learning using far deeper resources are welcome to take membership of the Bodhi Booster Premium Portal, जिसमें बोधि प्रबोधन में हम बोधि न्यूज के मुकाबले 3 से 4 गुना अधिक गहरे एनालिसिस उपलब्ध करवाते हैं। ये सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध है hindi.bodhibooster.com पर। हमारी एनालिसिस दूसरों से किस प्रकार अलग है, ये 6 मुद्दे उसे आपको समझाने के लिए काफी हैं। These 6 points very clearly highlight how Bodhi news analysis is different from a lot of other stuff available in the service area. आइए तीसरे लेख पर चलते हैं। 2 years and 4 achievable goals। अब इंडिया 2 की सरकार के पास केवल 2 वर्ष बचे हैं, उसके बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, इसीलिए 6 महीने कम कर दिए, और 4 लक्ष्य अभी भी ऐसे हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। एनडीए 2 गवर्नमेंट हैज ओनली 2 years बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस कमीशन। अगले चुनाव शुरू होने से पहले केवल 2 वर्ष ही अब बचे हैं, तो जरा उसको समझें कि एनडीए की सरकार क्या करने वाली है, क्या कर सकती है, ऐसे कौन से 4 लक्ष्य हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं दैट देयर आर स्टिल 4 goals which are concrete and achievable and they will ultimately lead to job creation, political dividend, better environmental governance and sustainable industrialization। ऐसे 4 लक्ष्य बता रहे हैं जिन्हें राजनेता भी समझ सकें। जॉब क्रिएशन, नौकरियों का सृजन हो सकता है, पॉलिटिकल डिविडेंड, राजनीतिक रूप से लाभ हो सकता है, बेटर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, पर्यावरणीय प्रशासन सुधर सकता है, और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, धारणीय औद्योगिकीकरण हो सकता है। 4 गोल 1 2 3 4 करके समझ लीजिए। दरअसल ये गोल तो अपने आप में राजनेताओं के लिए होंगे, हमारे लिए एज लर्नर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स हमें ये बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहला लक्ष्य, लक्ष्य 1, ऑथर कहते हैं स्टार्ट अ नेशनल मिशन ऑन क्लीन एयर। स्वच्छ वायु पर राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया जाए। 75% of our tier 1 cities are breaching the NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। हमारे प्रथम दर्जे के शहरों में से 3/4 लगातार तोड़ देते हैं। 6,20,000 से अधिक लोग हर साल वायु प्रदूषण से कालग्रसित हो जाते हैं, और भारत के जीडीपी का 3% इसी में खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल केस भी है, ऐसा करने के लिए एक बहुत अच्छा वित्तीय केस भी है। आप $1 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको $30 का रिटर्न पर्यावरण में इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। कैसे किया जाए? एक्ट, प्रिवेंट एंड प्लान। कार्रवाई करें, निवारण करें, नियोजन करें। कार्रवाई क्या करनी है? एक्ट टू प्रिवेंट द 60% पोल्यूशन इन टीयर 1 सिटीज ओवर 10 years बाय यूरो 6 नॉर्म्स, प्लस 24/7 रिलायबल पावर, जिससे लोग डीजल जनरेटर सेट नहीं लगाएंगे, प्लस क्लीन एनर्जी जनरेशन करें। प्रिवेंट, एक्ट प्रिवेंट प्लान गोल 1 के तहत का प्रिवेंट, टीयर 2 cities should be prevented from breaching air pollution। उसके लिए amend the Air Act 1981 and include financial penalties also। Include all the 54 tier 1 cities in real time PM 2.5 monitoring system। तो PM 2.5 जो कि सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण के कण होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए टीयर 2 की सिटीज को इंक्लूड करें। चाइना ने ये करके दिखा दिया है। एंड फाइनली प्लान, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, वेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी को यदि एक कड़ी में बांध दिया जाए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, तो बहुत सारा खर्चा वहां पे बचेगा भी, और बहुत सी एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी वहां से क्रिएट होगी। समझ गए?
गोल 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। भारत के जितने भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्योंकि उनके पास इतना अभी स्टाफ ही नहीं है। और कुछ राज्यों में XGN प्लेटफॉर्म, एक्सटेंडेड ग्रीन नोड प्लेटफॉर्म, चालू भी हो चुका है। इसे आप पढ़कर और गहराई से समझ लें। गोल 3 लाइट अप योर रूफ। अपनी छत पर ऊर्जा पैदा करें। देखिए, सोलर पैनल्स ऑन रूफ टॉप्स एक बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन उसकी समस्याएं हैं। अपनी अपनी छतों पर सौर ऊर्जा जनरेट करने के पैनल लगाना एक विचार तो बहुत अच्छा है, उसमें समस्याएं क्या हैं? वो बहुत महंगे होते हैं, तो कोई भी एक नॉर्मल फैमिली कभी भी नहीं लगाना चाहेगी। अब यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो क्या समस्याएं आती हैं? एनी कंपनी विच इज अ डेवलपर ऑफ रूफटॉप पैनल्स, यदि वो ये प्रोजेक्ट करना चाहे परिवारों के लिए, द प्रॉब्लम इज गेटिंग बैंक फाइनेंसिंग बिकॉज ऑफ द रिस्क। क्या रिस्क है? परिवार घर बेच के चला गया, अगले आदमी ने बोला मुझे नहीं रखने, हटाओ, या परिवार का ट्रांसफर हो गया कहीं पे, घर बेचा नहीं लेकिन। तो ये रिस्क होने से बैंक्स डेवलपर्स की भी फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हैं, और महंगा होने से परिवार लगाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऑथर ये कहता है डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलपर्स ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल सॉल्यूशन लाए जाएं। गोल 4 सस्टेनेबल सोलर इरिगेशन। धारणीय रूप से सौर ऊर्जा से सिंचाई पद्धतियों को विकास करने के लिए सरकार कुछ करे, क्योंकि भारत में, अब ये तो भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है, माइक्रो इरिगेशन। हर किसान अपना अपना बिजली का पंप सेट या डीजल का पंप सेट लगाकर वाटर टेबल के हृदय में छेद करके पानी खींच रहा है, जिससे वाटर टेबल लगातार सैकड़ों फीट नीचे खिसकता जा रहा है। एक दिन पानी रीच के बाहर हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नहरों से स्ट्रक्चर्ड सिंचाई किसान नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाहता, जो भी कारण हो। डेटा और दे रखा है, देख लीजिए। सो फ्रॉम दिस आर्टिकल we have seen not just what can be an agenda for India too, but what are India's true national goals. आया मजा आपको? आगे चलते हैं। Here is the fourth article, a fine balance. भारत में एक विवाद अभी छिड़ा हुआ है, आर्मी चीफ की नियुक्ति कैसे की जाए और क्या वर्तमान सरकार ने गलती की। दिस इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड आर्टिकल, अ फाइन बैलेंस, विच सेज जेटिसनिंग सीनियरिटी प्रिंसिपल विदाउट क्रिएटिंग अ बेटर सिलेक्शन प्रोसेस कुड हर्ट सिविल मिलिट्री पॉइज। कि आप यदि सीनियरिटी सिद्धांत को छोड़ना चाहते हैं, कभी कभी, हर बार नहीं, तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चयन प्रक्रिया बनाइए जिस पर सबको यकीन हो, तो हमारी सरकार और मिलिट्री के बीच के रिश्ते वैसे ही मधुर बने रहेंगे जैसे आज तक रहे हैं। बहुत अच्छा लेख, यह आपको बहुत मदद करेगा, पॉइंट्स नोट कर लें। इन इंडिया द सिविलियन गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द मिलिट्री इज सबसर्विएंट टू इट एंड न्यूट्रल एंड एपॉलिटिकल, बट सर्टेन नॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। भारत में नागरिक सरकार ही सर्वोच्च है और सेना उसके अधीन है, और सेना तटस्थ और गैर राजनीतिक भी है, लेकिन समय के साथ ही यह सब विकसित हुआ है। द न्यू आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत वॉज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग टू सीनियर। सुपरसीडिंग की स्पेलिंग ध्यान से देखिए, बताइए सुपरसीड या सुपरसीडिंग वर्ड में ऐसा क्या खास है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। यह बहुत ही खास वर्ड है और इंग्लिश का एक अद्भुत शब्द है, और इसके जैसा दूसरा शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। Supersede or superseding is an amazing word in English and there is no other word like English. Why? कमेंट में बताइए, हमें जानना चाहते हैं। Hence the controversy. Observers say due to prevailing security environment. विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा स्थितियों की वजह से ही सरकार ने एक तथाकथित जूनियर ऑफिसर, क्योंकि 2 लोग सीनियर है इसलिए जूनियर को अपॉइंट किया है, तो वो एक अलग डिबेट है। यह आर्टिकल अलग चीज पर फोकस कर रहा है। In most mature democracies, while seniority is respected, it cannot be the sole criterion. भाई मेरिटोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं, आर्मी जैसी संस्थान में प्रतिभा प्रमुख होनी चाहिए। केवल वरिष्ठता के आधार पे हर परिपक्व लोकतंत्र में निर्णय नहीं लिए जाते, कभी कभी यदि उसे तोड़ना पड़े तो तोड़ा भी जाता है, ऐसा नहीं है। अब भारत के इतिहास में चलते हैं। 1962 इंडिया चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ, Indian political establishment learned its lessons that number 1, 1962 में चीन के हाथों भारत को बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ा था।
भारत के नेताओं ने तब 4 सबक सीखे, मतलब गलतियां की तभी सबक सीखे। नंबर 1, कीप अ हैंड्स ऑफ अप्रोच टू एक्चुअल ऑपरेशनल डिसीजंस। सेना जब युद्ध करती है तो वास्तविक जमीनी कार्रवाई के निर्णयों से राजनेताओं को खुद को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। मतलब नेहरू प्रशासन ने गलतियां की होंगी। दूसरा, ओवर टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप स्टार्टेड डीलिंग ओनली विद द आर्मी चीफ एंड डीजीएमओ। यह दूसरा सबक सीखा गया था। क्या सबक था? वक्त के साथ साथ राजनेताओं ने अपने आप को केवल आर्मी चीफ और डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हाल की सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो पिक्चर में आए थे, राजनेताओं को यानी प्राइम मिनिस्टर और दूसरों को यह समझ में आ गया कि हमें सिर्फ इन्हीं से बात करनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट विल लुक लाइक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसीलिए पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, टू कंटिन्यू दिस अलूफनेस, सीनियोरिटी अपॉइंटमेंट्स बिकेम द नॉर्म। तो अब यदि आप इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो अपॉइंट करने के लिए सीनियोरिटी ही सबसे अच्छा नाम हो जाता है। 5th, देयर इज नो रिटन रूल लाइक दैट। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है। 6th, principle of seniority says that the topmost people in military hierarchy have reached there, crossing all the steps on the route, and hence there is little difference between them, and let seniority prevail unless someone really bad has reached the near top. कितने खूबसूरती से समझाया है। वरिष्ठता सिद्धांत यह कहता है कि जो भी 3, 4, 5 लोग आज कुछ महीनों से ही एक दूसरे से दूर हैं वरिष्ठता के क्रम में, वो अगर उतने ऊंचाई तक पहुंचे हैं, मतलब उन्होंने अनेकों बार प्रमोशन बोर्ड्स का सामना किया होगा, और यदि कोई बहुत ही बैड एप्पल होता तो कहीं ना कहीं तो वो रुकता। और बिकॉज दीज पीपल हैव रीच्ड द टॉप, हेंस दे ऑल मस्ट बी इक्वली गुड, राइट? दिस इज द आइडिया। सो टुडे द इंडिया 2 सिलेक्शन इज कॉजिंग कंट्रोवर्सी, क्योंकि दूसरों में कोई नेगेटिव्स नहीं दिख रहे हैं। पॉसिबल डेंजर्स फॉर द फ्यूचर, मिलिट्री कमांडर्स में स्टार्ट कोटिंग द पॉलिटिशियंस फॉर फेवर्स। तो अभी जो हो रहा है उससे खतरे ये पैदा हुए हैं कि भविष्य में मिलिट्री के कमांडर्स हो सकता है राजनेताओं को थोड़ी लल्लो चप्पो करने की कोशिश करें, चाटुकारिता करें कि भाई मुझे टॉप पोस्ट पे जाना है। ये खतरा ऐसा हुआ नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ये ऑथर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसका एक प्रूफ तो है। राज्यों में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोस्ट के लिए ऐसा अक्सर होता है। ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है भैया। सेकेंड, एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दिया, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डाउनलोड फाइल में मिल जाएगी। जनरल जिया उल हक को सीनियोरिटी का क्रम तोड़ते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बना दिया था जनरल। इसी नए जनरल ने उसी नेता को फांसी पे लटकाया था फाइनली। 9th, रिकमेंडेशन, सिफारिश। ऑथर की सिफारिश क्या है? तो ये सब तो बातें हो गई, करना क्या है? Make a stringent and transparent process of selection for chief's post, listing all the requirements clearly so no one can point fingers. Formalizing and institutionalizing the process will ensure all the worthy goals. समझ गए? तो इसका आप उपयोग ऐसे लिखने के लिए, एनालिसिस देने के लिए, आंसर लिखने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल करें। और तब याद रखें, आपने ये पढ़ा बोधी न्यूज पर, news.bodhibooster.com पर। So 1 like, 1 subscription and 1 comment on our YouTube channel and on our website तो बनता है। आगे चलते हैं। द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, एक बेहद कॉन्ट्रेरियन पर्सपेक्टिव, एक ऐसा इन्होंने परिदृश्य उभार दिया है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। When the government talks about creation of a cashless society, this cashless is standing on which infrastructure? It is a completely physical infrastructure. जब भारत सरकार बोलती है कैशलेस कैशलेस, डिजिटल डिजिटल, उसके नीचे की अधोसंरचना तो पूरी तरह से भौतिक है, वो डिजिटल नहीं है। कैसे? जब आप प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन में, तो वो जो बिजली आ रही है वो बिजली के खंभों से आ रही है, वो डिजिटल नहीं है। और वो जो इंटरनेट आ रहा है वो वायरों के जरिए, केबल्स के जरिए आ रहा है, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से जुड़ा है, बड़े बड़े कंप्यूटर सर्वर्स से जुड़ा है, बड़े बड़े टेलीकम्युनिकेशन फिजिकल नेटवर्क से आ रहा है। हेंस कैशलेस इज ओनली द फ्रंट एंड, द बैक एंड इज फिजिकल। है बहुत ही शानदार एक अप्रोच। और इस पूरे मुद्दे को हमने पहचाना कहां? जब चेन्नई में वर्धा साइक्लोन आया और सारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत से क्षेत्रों में बंद हो गए, तो प्लास्टिक मनी चलना भी बंद हो गया।
हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो इससे जुड़े 10 मुद्दे ऑथर बताती हैं और ये आप अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि 8 नवंबर से आज तक डीमोनेटाइजेशन एज अ बैटल अगेंस्ट करप्शन टू डीमोनेटाइजेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर कैशलेसनेस, इसमें यह सत्य नहीं बदला है कि अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल है। अब आप इस पे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, व्हाटएवर, बट द पर्सपेक्टिव इज करेक्ट। जीके का एक इंपॉर्टेंट इनपुट, सिक्योरिटी हैज बीन ऑफन टूटेड एज अ मेजर कंसर्न। साइबर सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चिंता के रूप में अक्सर बताया गया है। भारत सरकार ने वातल कमेटी बनाई थी, उसकी रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं बहुत जल्दी, और ये हैं वातल कमेटी या वातल पैनल की अनुशंसाएं। इन्हें आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। भारत में डिजिटल सोसाइटी और कैशलेस सिस्टम की दिशा में साइबर सिक्योरिटी के लिए बनी वातल पैनल की अनुशंसाएं डेफिनेटली परीक्षाओं में और जीडीज इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट और हॉट टॉपिक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आज के हमारे 5 एनालिसिस पर पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन 1, क्या ट्रंप प्रशासन के एजेंडा को कॉरपोरेट परिभाषित करेंगे? Question 2, based on our analysis of the second article today, भारत में चुनावी राजनीति में सुधार लाने के सबसे बढ़िया तरीकों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान सरकार अभी भी किन हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान देकर काम कर सकती है? प्रश्न नंबर 4, क्या सेना प्रमुखों के चयन में राजनेताओं का कोई भी रोल या भूमिका होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5, क्या नकदी विहीन का वास्तविक अर्थ गैर भौतिक होता है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ध्यान रखें इन 5 सवालों को, इफ यू रियली कम अक्रॉस दीज 5 क्वेश्चंस एनीवेयर व्हिच यू आर मोस्ट लाइकली टू, योर आंसर्स शुड यूज द पॉइंट्स वी हैव कवर्ड टुडे, नॉट जस्ट इमोशनली, फैक्चुअली। यह फायदा है बोधि समाचार और विश्लेषण सेवा का। आई होप यू आर बेनिफिटिंग। ये सब आपके लिए लेकर आए हैं बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल, ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। बोधि भाषा सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है, पूरा लाभ उठाएं। आज की न्यूज से जुड़ा पीडीएफ आप news.bodhibooster.com पर डाउनलोड करें। उसके अलावा वहां डे फैक्ट्स में आपको और भी चीजें फॉरेन अफेयर्स के बारे में मिलेंगी। अवश्य पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए बोधि न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। बोधि न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग, संक्षिप्त व सारगर्भित बोधि समाचार के इस अंक में इतना ही। अब संदीप मानुधने को इजाजत दीजिए। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, जय हिंद।